असाइनमेंट ऑफ स्प्रिंग विजिबल है आपको? ये देखिए असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर इज, कौन कौन से क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं ये बताइए। सर एक तो मेरे से 10th है, 10th एंड सेकंड 14। तो पहले 10th को कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए वॉल्व स्प्रिंग ऑफ आईसी इंजन। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ बोलिए। हम क्वेश्चन नंबर 10 पर हैं। इट इज डिजायर्ड टू डिजाइन ए वॉल्व स्प्रिंग ऑफ आईसी इंजन फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो स्प्रिंग लोड व्हेन वॉल्व इज क्लोज इज 80 न्यूटन, ठीक है। एंड व्हेन द स्प्रिंग लोड व्हेन द वॉल्व इज ओपन इज 100 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने करे थे असाइनमेंट में, है ना। स्प्रिंग पढ़ते वक्त कि एक 80 न्यूटन है, एक 100 न्यूटन है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन की वजह से कुछ यदि डिफ्लेक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, तो हम उसे यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है वॉल्व लिफ्ट 5 mm, तो स्प्रिंग लोड व्हेन वॉल्व इज ओपन इज 100, स्पेस कंस्ट्रेंट्स फॉर द फिटमेंट ऑफ द स्प्रिंग, स्पेस कंस्ट्रेंट्स, है ना, फॉर द फिटमेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो कहीं कहीं पे क्या है ना, स्पेस कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि समटाइम्स हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, है ना, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि स्प्रिंग को यदि हमें किसी शाफ्ट के अंदर फिट करना है, तो उस केस में स्प्रिंग का आउटर डायमीटर फिक्स हो गया, वी कांट चेंज, ठीक है। इनर डायमीटर को तो हम चेंज कर सकते हैं, है ना, वायर डायमीटर को चेंज कर सकते हैं, बट आउटर डायमीटर, क्योंकि शाफ्ट का इनर डायमीटर फिक्स है, तो वी कांट चेंज। तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, है ना। कभी कभी शाफ्ट को, कभी कभी स्प्रिंग हमें शाफ्ट के ऊपर लगानी है, ठीक है। तो उस केस में स्प्रिंग का इनर डायमीटर कंस्ट्रेंट हो जाता है, हम इनर डायमीटर को चेंज नहीं कर सकते। यदि हमें आउटर फेरी पे लगाना है, वी कांट चेंज द इनर डायमीटर। यदि हमें अंदर लगाना है, वी कांट चेंज द आउटर डायमीटर। तो इन दिस क्वेश्चन some constraints are given for the fitment of the spring. So inside guide bush diameter is 24, है ना, inside diameter पर भी constraint है, and outside recess diameter is 36, outside diameter पर भी constraint है, दोनों जगह constraint है। तो इसका मतलब DI जो है वो हमारा हो गया 24 mm, और DO जो है वो हो गया हमारा 36 mm। ये फिक्स हो गए। DI पता है, DO पता है, तो क्या आप मीन डायमीटर पता कर सकते हो? बताओ, दोनों का एवरेज कर दो। 24 यस प्लस, सर पता कर सकते हैं सर। हाँ 24 प्लस 36 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? आई थिंक इट इज 30 mm, है ना। तो हमें मीन डायमीटर भी पता है, ठीक है। और जब आउटर डायमीटर पता है, इनर डायमीटर पता है, तो हम वायर डायमीटर भी पता कर सकते हैं, है ना। वायर डायमीटर देखो कैसे निकलेगा, ये इनर डायमीटर, ये आउटर डायमीटर, ठीक है। इनर डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 24, आउटर डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 36। तो हम वायर डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं? 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 से, है ना। पूरा 36 है, उसमें से 24 माइनस किया तो थिकनेस वायर की वो मिल जाएगी आपको, है ना, वायर डायमीटर का डबल मिल जाएगा, तो डिवाइड बाई 2। सो डी इज 36 माइनस 24 बाई 2। So how much it is? 36 minus 24 is 12, 12 by 2, so 6 mm. So wire diameter is 6 mm in this case. ठीक है, 36, valve lift is 5 mm, so delta is 5 mm. Spring steel has the following properties: maximum permissible shear stress 350 दिया हुआ है, tau equal to 350. Modulus of rigidity is given 84,000, so G equal to 84,000 मेगापास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये किलो न्यूटन में दे रखा है 84, तो आई हैव कन्वर्टेड इनटू इट न्यूटन। तो 84,000। अब सारी चीजें दी हुई हैं, अब हमें क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले क्या निकालना है? वायर डायमीटर। वायर डायमीटर ऑलरेडी निकल चुका है 6 mm, तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर। स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है? डी बाई डी। डी कितना होता है? डी हमारा 30 mm है, ये देखो, सो 30 and wire diameter is 6, 6 5 ja 30, so spring index is 5. So second part is over. Now the third part, total number of the coils. Total number of the coils can be found delta equal to, क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा का? 8 PD cube n
डिवाइडेड बाय GD4, ठीक है। डेल्टा इज गिवन 5 mm, 8 इंटू P कितना लोगे बताओ। ये जो वाल्व लिफ्ट हुआ है ये कितने फोर्स की वजह से हुआ है, 80 की वजह से हुआ है या 100 की वजह से हुआ है? सर डिफरेंस की वजह से हुआ है सर। डिफरेंस की वजह से हुआ है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। बस यही सोच लिया करो कि हमें कब कौन सा लेना है, ये सोचो किसकी वजह से क्या हुआ है। कभी स्ट्रेस डेवलप होता है तो स्ट्रेस कौन से फोर्स से लेंगे? स्ट्रेस डेवलपमेंट हमेशा मैक्सिमम फोर्स से लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वाल्व की लिफ्ट यदि दी हुई है तो वो आपको डिफरेंस से लेनी होगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अलग अलग डिफ्लेक्शन दे देते हैं। वो बोलते हैं कि 80 न्यूटन पे 6 mm का डिफ्लेक्शन है और 100 न्यूटन पे 16 mm का डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो डेल्टा 1 हो गया 6 mm, डेल्टा 2 हो गया 16 mm, तो 80 और 100 में कितना डिफरेंस है? 20 न्यूटन का। तो 20 न्यूटन की वजह से 16 माइनस 6 यानी कि 10 mm का डिफ्लेक्शन है। समझ में आ गई? तो यदि आपको इसमें आप ये डेल्टा में कई फॉर्मूले लग सकते हैं, है ना। 6 mm के हिसाब से लगाओगे तो लोड कितना लोगे? 80 mm। 16 mm के हिसाब से लगाओगे तो लोड कितना लोगे? 100 न्यूटन। और यदि 10 mm के हिसाब से लगाओगे तो लोड कितना लोगे? 20, ठीक है। तीनों फॉर्मूलों को अपने अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे डिफ्लेक्शन जो दिया हुआ है वो डिफरेंस की वजह से दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लोड की वैल्यू 20 ली है। अब डायमीटर मेरा कितना है? 30 पावर 3 इंटू नंबर ऑफ कॉइल्स, आई थिंक मुझे निकालना है। नंबर ऑफ द कॉइल्स अननोन है, जी हमारा 84,000 है, डायमीटर ऑलरेडी निकल चुका है 6 mm, बस। तो ओनली द अननोन इज n, सो फाइंड n। कैलकुलेटर यूज करिए और n बताइए कितना। बताइए n कितना आएगा। कुछ पेन कर रहे हैं, कैलकुलेटर है? राहुल, आर यू हैविंग कैलकुलेटर? someone आंसर बताइए। व्हाट इज n, नंबर ऑफ कॉइल्स? n इक्वल टू हाउ मच? हाँ जी, आप लोग कर रहे हैं या मैं करूं? बोलिए। 84,000 into 6 power 4, So 8.39. ओके दैट्स नाइस। चलिए मैंने इसे बताया 8.39 कॉइल्स। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो कैपिटल एन हमारा कितना हो गया? 9 कॉइल्स, ठीक है। 9 कॉइल्स मान लेते हैं। अब 9 कॉइल्स के हिसाब से थर्ड पार्ट तो ओवर हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। अब ये जो 9 आया ये हमारी एक्टिव कॉइल्स हैं, है ना। अभी टोटल कॉइल्स नहीं है, ये थर्ड पार्ट अभी ओवर नहीं है, इट इज एन एक्टिव कॉइल्स। तो अब इसमें 9 प्लस समथिंग कर दीजिए। क्या हमको कंडीशन दी हुई है क्या क्वेश्चन में? देखो जरा, कोई कंडीशन दी हुई है क्या? एंड कंडीशंस तो नहीं दी हुई है, तो अपनी तरफ से अज्यूम कर लो। ग्राउंड एंड ग्राउंड कंडीशंस अज्यूम करके 2 कॉइल्स इसमें ऐड कर दो, तो 9 प्लस 2 11 कॉइल्स हो गई टोटल एंटी। सो नाउ द थर्ड पार्ट इज ओवर। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो सॉलिड लेंथ क्या होती है? एनटी इंटू डी। एनटी आपका 11, डी आपका कितना है? 6, 11 6 just 66 mm सॉलिड लेंथ। तो फोर्थ पार्ट इज आल्सो ओवर। पुष्पेंद्र और राहुल सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. गुड। तो फोर्थ पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कैसे निकलेगा? फ्री लेंथ। फ्री लेंथ LF। LF कैसे निकलती है? सॉलिड लेंथ यानी कि 66 प्लस, हाँ कैसे निकालोगे फ्री लेंथ? सॉलिड लेंथ प्लस डिफ्लेक्शन, Actual deflection plus gap into हाँ length of बिल्कुल, है ना। तो NT minus 1. हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पर पहले गैप देखो। गैप के बारे में क्या क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ। तो आप ये मान लो कि गैप 1 मिलीमीटर है,
तो कितनी कॉइल्स हैं? 11 कॉइल हैं, तो 11 कॉइल्स के बीच में गैप कितने हो जाएंगे? 10 गैप हो जाएंगे, तो 10 इंटू 1, तो गैप हमारा हो गया 10 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्चुअल। डेल्टा एक्चुअल चाहिए आपको, तो डेल्टा एक्चुअल कैसे निकालोगे? डेल्टा एक्चुअल निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एक्चुअल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? n की जगह 9 रखते हैं। हाँ देखिए, अभी करते हैं इसको, अपना माइक ऑफ कर लीजिए जरा। डेल्टा डेल्टा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फॉर्मूला वही है, 8pd क्यूब n डिवाइडेड बाय gd4। अब n की जगह आप क्या ले लेंगे? 9, n की जगह तो 9 ले लेंगे। अब बात आती है फोर्स कितना लेंगे आप, है ना? तो देखो, आपको चाहिए टोटल डिफ्लेक्शन, ठीक है? स्प्रिंग पे टोटल 5 mm तो टोटल डिफ्लेक्शन नहीं है, 5 mm तो 20 न्यूटन की वजह से था। 5 mm जो डिफ्लेक्शन था वो 20 न्यूटन की वजह से था। आपको वो डिफ्लेक्शन चाहिए जो मैक्सिमम फोर्स की वजह से है। तो अब इस केस में आपको डेल्टा निकालने के लिए पी की वैल्यू यूज करनी चाहिए, मैक्सिमम वाली। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है फोर्स की? 100 न्यूटन। तो आप लिखेंगे 8 इंटू 100 इंटू डी। मीन डायमीटर हमारा 30 है, नंबर ऑफ कॉइल्स हमारी 9 है, एक्टिव कॉइल्स ली जाएंगी यहाँ पर, डिवाइडेड बाई जी 84,000 इंटू 6 टू द पावर 4। तो ये जो डेल्टा आएगा, ये डेल्टा आपको यहाँ पे ऐड करना है, देन यू विल गेट द फ्री। सर ये डेल्टा तो सर बहुत ज्यादा आ जाएगा सब पुराने वाले से। सर हाँ, पी नहीं की तो वैल्यू सर ये सब वही लेनी पड़ेगी ना? कौन सी? 20 सर, क्योंकि सर डिफ्लेक्शन तो सर उतने उसी से आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, चांस सर अगर डिफ्लेक्शन प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं आता, अगर सर प्रॉपरली एक्यूरेट आता तो सर हम उसी को तो लेते। नहीं, उसको नहीं लेते, हम नहीं लेते उसको, हम नहीं लेते। देखो, पी और डेल्टा के बीच में जो ग्राफ होता है वो एक लीनियर ग्राफ आता है। जैसे मान लो मैं एक तरफ तो लूं पी, फोर्स को ले लूं, और एक तरफ मैं डेल्टा ले लूं। तो जैसे जैसे पी बढ़ता जाता है वैसे वैसे डेल्टा भी बढ़ता जाता है, ठीक है? तो स्प्रिंग पे शुरू में फोर्स कितना था? 0, तो उसका डिफ्लेक्शन भी 0 था। जब स्प्रिंग पे 80 न्यूटन का फोर्स हो गया, मान लेते हैं कि ये पॉइंट 80 का है, तो इस 80 पे एक डिफ्लेक्शन था, दैट इज डेल्टा 1। 80 के बाद जब लोड हमने और बढ़ाया तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 100। फोर्स की वैल्यू हो गई 100। तो 100, इस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन हो गया डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 आपका ओरिजिन से मेजर होगा और डेल्टा 1 भी ओरिजिन से मेजर होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन में जो डिफ्लेक्शन दे रखा है वो ये दे रखा है कि 80 से 100 जाने पे 5 mm का लिफ्ट है। तो क्वेश्चन में आपको डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 दे रखा है, ठीक है? और जब आपको फ्री लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए, यानी कि डेल्टा 2। तो हमने यहाँ पे ये डेल्टा 2 निकाला है, डेल्टा 2 ही निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? क्वेश्चन में ये समझो कि क्या दे रखा है। क्वेश्चन में एक डिफरेंस के अकॉर्डिंग लिफ्ट दे रखी है। जब फोर्स 80 से 100 होता है, यानी 20 न्यूटन का फोर्स बढ़ता है, तब की लिफ्ट दे रखी है आपको, ठीक है? और हमें जब फ्री लेंथ देखते हैं तो फ्री लेंथ में तो हमें टोटल डिफ्लेक्शन चाहिए ना, सॉलिड लेंथ प्लस गैप प्लस टोटल डिफ्लेक्शन। और टोटल डिफ्लेक्शन यहाँ कितना है? डेल्टा 2। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज डेल्टा 2, ठीक है? किसने पूछा था? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। यस सर। हाँ, तो डेल्टा 2 निकालिए, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है डेल्टा 2? 8 इंटू 100 इंटू 30 की पावर 3 इंटू 9, इसको सॉल्व करिए। आप यहाँ पे डेल्टा 1 भी निकाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिमम डिफ्लेक्शन कितना था, तो उसमें केस में डेल्टा 1 निकाल लीजिए, फोर्स की वैल्यू 80 ले सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें यहाँ डेल्टा 1 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है। तो डेल्टा 2 कितना आ रहा है? कितने mm आ रहा है? सॉल्व करिए, कैलकुलेटर उठाइए अपने। 8 इंटू 100 इंटू 30 की पावर 3 इंटू 9
डिवाइडेड बाय 84,000 डिवाइडेड बाय 1.78 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.78। 78। नहीं, इतना कैसे आ सकता है? जब फोर्स बढ़ गया है तो ज्यादा ही आएगा। जब 20 के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू 5 mm है तो टोटल में तो 5 से ज्यादा ही आएगा ना। आप गलत सॉल्व कर रहे हैं, फिर से करिए। देखो, जब आपकी वैल्यू यहाँ पे 20 है तो उसके अकॉर्डिंग जो n आया है आपका वो 9 आया है आपका, है ना। तो हमने n को तो चेंज किया नहीं, 20 की जगह हमने 100 वैल्यू की है। सर सी की वैल्यू नहीं रखी है सर, उसमें 8.9 आएगा। हाँ, ज्यादा ही आएगा नेचुरली। तो हमने कौन सी वैल्यू छोड़ी हुई है? सी की वैल्यू छोड़ी हुई है सर, 5 का मल्टीप्लाई होगा। 8 PDQN डिवाइडेड बाई GD4। तो सी की वैल्यू कहां पे छोड़ी हुई है हमने? बोलिए। डेल्टा के फॉर्मूले में सी कहाँ आता है? 8 PDQN बाई GD4 ही तो होता है, उसमें कहाँ सी होता है? सके आता है ना, हैं? सके। हाँ, के कौन से फॉर्मूले में आता है? चलो मैं इनके क्लियर करता हूँ। देखो, फिर से देखो, आपको 5 mm का लिफ्ट दे रखा है ना। 5 इक्वल टू 8 इंटू पी हमने लिया 20 न्यूटन, डी हमारा 30 है, नो चेंज, एन हमको निकालना था, डिवाइडेड बाई 84,000 जी एंड डी इज 6। इसको सॉल्व करने के बाद आपने मुझे कॉइल्स की वैल्यू कितनी बताई है? 8 पॉइंट समथिंग बताई है, यही बताइए ना। तो मैंने उसे राउंड ऑफ कर दिया था 9 कॉइल्स। इसको एक बार और चेक कर लीजिए कि सॉल्व करने के बाद क्या ये 8 कॉइल्स आ रहा है? 8.91। एक बार और ट्राई करिए। सो इट इज 8 इंटू 20 इंटू 30 टू द पावर 3 divided by 84,000 divided by 6 to the power 4 divided by 5 and inverse। तो कितना आ रहा है आपका आंसर? कितना आया? मेरा तो 126 आया है। 126। तो 8.91 जो बताया है किसी ने, ये गलत है ना, इस वजह से वहां पर डिफरेंस कम है। ठीक है, 126। तो अब 126 के अकॉर्डिंग डेल्टा 2 आप निकालेंगे तो 8 इंटू पी आपका 100, ठीक है। और देखो, जब फोर्स 5 गुना हो गया यहाँ पे, है ना, फोर्स 5 गुना हो गया तो डिफ्लेक्शन भी 5 गुना हो जाना चाहिए, यानी 5 mm की जगह 25 mm डिफ्लेक्शन आना चाहिए आपका। तो आएगा 8 इंटू 100 इंटू 30 क्यूब इंटू 126 डिवाइडेड बाय 84,000 इंटू 6 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करिए, कितना आता है? लॉजिकली आना चाहिए, 25 mm आना चाहिए, क्योंकि 20 न्यूटन पर डिफ्लेक्शन 5 है। 25.39। हाँ, 25 के आसपास आना चाहिए। सर ठीक है, ग्राउंड का जोड़ दिया है ना उसमें, 2 कॉइल एक्स्ट्रा। नहीं वो नहीं जोड़नी, वो 11 नहीं लेनी है, इनकी वैल्यू 9 ही लेनी है। एक्टिव नहीं कॉइल से सर, ही चलते हैं। 126 प्लस 2 करके 128 कर दिया था ना।
हाँ 128 तो टोटल कॉइल्स में यस सर। और 126 एक्टिव कॉइल्स में। ठीक है, तो जो सॉलिड लेंथ निकलेगी वो फ्री लेंथ निकालने के लिए सॉलिड लेंथ जो निकलेगी वो तो निकलेगी 128 के हिसाब से, NT इंटू डी। सॉलिड लेंथ निकलेगी 128 कॉइल्स के हिसाब से। गैप हो जाएगा 127 इंटू 1, है ना, 128 कॉइल है तो गैप 127 इंटू 1 प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वो कितना हो जाएगा 25। अब जोड़ दीजिए कितना आ रहा है सबको मिला के। ठीक है, तो दिस पार्ट इज ओवर। नाउ कम टू द पिच ऑफ द कॉइल। पिच तो निकाल ही लोगे, पिच में क्या है, LF डिवाइडेड बाई, क्या फॉर्मूला है, LF डिवाइड बाई NT माइनस 1। NT माइनस 1। बस, तो LF भी बताया, NT भी बताया, ये तो निकल ही जाएगा। सो दिस पार्ट इज आल्सो ओवर। यस सर। और अच्छा अच्छा अच्छा, एडिशनल 15 पर, ये देखो ये बात लिखी हुई है, एक मिनट, गैप हमने जो लिया है ना 1 mm, इसको आप 1 mm मत लीजिए यहाँ पे, बिकॉज इट इज रिटन ओवर हियर when additional 15% of the working deflection is used to avoid complete closing of the coils। ठीक है, तो यहाँ 15% गैप दे रखा है, तो 15% गैप का मतलब हुआ 15% ऑफ वर्किंग डिफ्लेक्शन। तो वर्किंग डिफ्लेक्शन आपका कितना है 25 mm, तो 15% ऑफ 25 करिए, कितना आएगा 25 का 15%, ये आ जाएगा आपका 3.75। ठीक है, 3.75। तो ये आपको 3.75 लेना पड़ेगा यहाँ, 3.75 गैप चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज रिटन ओवर हियर टू अवॉइड कंप्लीट क्लोजिंग ऑफ द कॉइल्स। बस इसको प्लस कर लेना, वो आपका LF आ जाएगा, पिच आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है डिफ्लेक्शन के लिए। देखो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें, तो आई थिंक 10th क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14, 14, 14, 14. Yes. A vertical spring loaded valve is required for a compressed air receiver. The valve is start opening at a pressure of 1 Newton per mm square। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्रेशर दिया है, वहां फोर्स दिया था, प्रेशर दिया है तो आप फोर्स को निकाल ही सकते हो, है ना, तो फोर्स निकाल लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। देखो जब प्रेशर दिया है तो फोर्स निकल जाता है। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, π/4 d स्क्वायर, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मान लो ये वॉल्व है तो वॉल्व का डायमीटर आ जाएगा, जो भी चीज होगी। तो वर्टिकल स्प्रिंग लोडेड वाल्व is required to compress the receiver. The valve is to start operating at pressure 1 Newton। तो 1 न्यूटन के हिसाब से निकाल लेना पहले फोर्स जो है, and must be fully open with a lift of 4 mm at a pressure of 1.2। ठीक है, this much gauge and must be fully open with a lift of 4 mm at a pressure of 1.2। तो अब देखो ये 1.2 के प्रेशर पर जो लिफ्ट है वो कितना है 4 है ना। शुरू में भी कुछ प्रेशर है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फिर 1.2 प्रेशर, और जो लिफ्ट है वो कितना है 4 mm। उसी तरह चीजें, द डायमीटर ऑफ द पोर्ट इज 25। ठीक है, पोर्ट का डायमीटर 25 है, तो यहाँ पे ये d की जगह 25 ले लेना, π/4 25 स्क्वायर इनटू प्रेशर। प्रेशर आपका आ जाएगा 1 के हिसाब से एक फोर्स P1, और फिर आप निकाल लेना P2, π/4 25 स्क्वायर इनटू दूसरा प्रेशर कितना है 1.2। ठीक है, और जब ये 1.2 का प्रेशर है, मस्ट बी फुली ओपन विथ ए लिफ्ट ऑफ 4 मिलीमीटर एट ए प्रेशर ऑफ 1.2, ना, वाल्व इज क्लोज। तो इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन आया है ये डिफरेंस से आया है। ठीक है, ये 4 mm जो डिफ्लेक्शन है ये डिफरेंस से आया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, P2 माइनस P1 से जो वैल्यू आएगी,
है ना, या डिफरेंस ऑफ प्रेशर से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो P2 माइनस P1 की अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन है वो आपको दे रखा है 4 एम। ठीक है, तो फोर्स पता लग गया, डिफ्लेक्शन पता लग गया, तो डेल्टा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा क्या होता है 8 PD³ N डिवाइडेड बाय GD4। तो डेल्टा 4 ले लोगे, फोर्स की वैल्यू P2 माइनस P1 ले लोगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, अब क्या है, अज्यूम द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज 480। टाउ दिया हुआ है, टाउ क्या होता है K इंटू 16 MT बाई 16 नहीं 8 PC डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, यही होता है ना टॉय। तो टॉय इज गिवन 480। ठीक है, शियर मॉडुलस 80,000, तो शियर मॉडुलस की जरूरत यहां पड़ेगी। G इज गिवन, डिजाइन ए सुटेबल क्लोज कॉइल राउंड सेक्शन हेलिकल स्प्रिंग हैविंग स्क्वायर ग्राउंड एंड्स। अब देखो यहाँ एंड कंडीशन दी हुई है, तो टोटल कॉइल्स करने के लिए +2 कर देना। एंड आल्सो स्पेसिफाई द इनिशियल कंप्रेशन एंड फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो इनिशियल कंप्रेशन यानी कि जो मिनिमम फोर्स था, है ना, मिनिमम फोर्स कितना था P1। तो P1 के हिसाब से कितना कंप्रेशन था, यानी कि आपको डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा 1 क्या होता है 8 PD³ N, सेम फॉर्मूला, डिवाइड बाय GD4। अब यहाँ पे आप P की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ P की वैल्यू लेंगे P1 यानी कि कितने प्रेशर से 1 मेगापास्कल के प्रेशर से जो फोर्स है, बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन। आल्सो स्पेसिफाई द इनिशियल कंप्रेशन। ठीक है, इनिशियल कंप्रेशन एंड फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। फ्री लेंथ तो वही LF होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या डाउट है आपको, सेम क्वेश्चन है, जैसे 10 है वैसे 14 है, कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस राहुल, क्लियर है? पुष्पेंद्र? यस सर। हाँ, बोथ द क्वेश्चंस आर क्लियर। और आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि हमें कब कौन सा फोर्स लेना चाहिए, है ना। ये सब आपको अपने स्वविवेक से ही तय करना है कि कब हमें मिनिमम फोर्स लेना है। यदि वो इनिशियल डिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो मिनिमम फोर्स लेना है, यदि वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो मैक्सिमम फोर्स लेना है ना। और यदि वो पूछ रहा है कि द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द फोर्स, तब आपको डिफरेंस ऑफ द फोर्स लेना है ना। ऑल द थिंग्स डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन। सो आई थिंक दिस पार्ट इज ओवर। अब इसको हम जरा स्टॉप शेयर कर देते हैं और पावर स्क्रू पे चलते हैं ना, लेकिन टाइम हो चुका है। तो पावर स्क्रू को अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यदि आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। पावर स्क्रू में कोई क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास। यस, तुषार गुप्ता हैं क्लास में? यस सर। हाँ, आपकी लेफ्ट फाइल का रिमार्क मैंने दे दिया है आपको। सर वो मैंने एडिट करके एक बार दोबारा भेज दिया, एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, आज मैंने उस ग्रुप